गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजरमेंट इन फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी मुझसे जुड़े हुए हो। जो छात्र पहली बार मुझसे जुड़े हो या पहले से भी जुड़े हुए हो और आपने अगर पीडीएफ लोड नहीं किया है, इस चैप्टर की पीडीएफ आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी cogentclasses.com या डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट आपको दिया गया है, इस वेबसाइट पर आप जाएं और मेजरमेंट इन फिजिक्स इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ आप लोड कर लें। लोड करने के बाद आप फिजिक्स की जो नोटबुक बनाते हो उसमें आप उसे सिस्टमेटिक ढंग से आप सभी लिख लोगे। उसे 1 और 2 बार आप पढ़ाई भी कर लोगे और उसके बाद आप मेरे वीडियो पर आ जाओगे, वीडियो को देखोगे तो आपको सही मायने में सही फ़ायदा मिलेगा और आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं रहेगी। तो लेक्चर 1 में मैंने जो आपसे डिस्कस किया था वह व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ मोड ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 रिस्पेक्ट्स में स्टडी किया जाता है। पहला जो है उसे कहा जाता है क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरा जो है उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव स्टडी कहा जाता है। क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक और क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है संख्यात्मक। तो क्या है क्वालिटेटिव स्टडी और क्या है क्वांटिटेटिव स्टडी, अब इसे हम सभी को समझना है। अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, तो आप उस कंडीशन में फोर्स की मेजरमेंट की बात नहीं करते हो, आप उसमें फोर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसे आप बतलाते हो। जैसे फोर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वह यह कि जब भी फोर्स किसी भी सिस्टम पर एक्ट होता है तो वह उस सिस्टम की जो ट्रांसलेटरी मोशन की इनिशियल स्टेट है उसे या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो ये जो इफोर्ट है, ये जो स्टडी है, यह फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टी के स्टडी हुआ और यही क्वालिटेटिव स्टडी कहलाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक प्रॉपर्टी की स्टडी को, बेसिक प्रॉपर्टी को जब आप स्टडी करते हो तो वह उसका क्वालिटेटिव स्टडी कहलाता है। और जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को स्टडी करते हो तब वह उसका क्वांटिटेटिव स्टडी कहलाता है, यानी संख्यात्मक अध्ययन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे अगर एक प्रश्न मैं पूछ दूं कि एक सिस्टम का जो मास है वह 5 किलोग्राम है और उसका जो एक्सेलरेशन है वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फिर फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है? तो आप कहते हो कि फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 2, आप कहते हो 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन जो है वह फोर्स का मेजरमेंट है, वह फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक प्रॉपर्टी को हम सभी स्टडी करते हैं तो वह उसका क्वालिटेटिव स्टडी कहलाता है, और जब उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम सभी स्टडी करते हैं तो वह उसका क्वांटिटेटिव स्टडी कहलाता है। इसलिए आप देख सकते हो कि सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर बोर्ड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मोड ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें 2 मोड हैं। पहला जो है ये आप देख सकते हो जो कि क्वालिटेटिव स्टडी है और दूसरा जो है वह है क्वांटिटेटिव स्टडी। और मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, क्वालिटेटिव स्टडी को स्पष्ट किया है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल क्लियर है, कहीं दिक्कत तो आई नहीं। और फिर क्वांटिटेटिव स्टडी के बारे में मैंने स्पष्ट किया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो था कि मोड ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और फिर अगला, आगे जब आप आगे बढ़ते हो
तो अब आपके सामने आ जाता है कि मेजरमेंट, एक वर्ड आपके सामने में इंटर कर चुका, दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट, देन व्हाट इज मेजरमेंट? आखिर ये मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट है क्या? चलिए इसे भी हम सभी समझते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट। जैसे आप देख लो, यहाँ पर मेरे हाथ में एक स्टिक है और आपसे अगर यह कहें कि इस स्टिक की लेंथ को जानना है कि लेंथ कितना है, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो, लेंथ का कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप चुन लेते हो। जैसे मान लो कि आप फुट को चुन लेते हो और आप फुट को चुनने के बाद आप देखते हो कि 1 फुट में इसका लेंथ कितने बार है। मान लो 1 2 3 4 5 एंड हाफ, तो आप कहते हो 5 एंड हाफ फीट कहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किया क्या, आपने लेंथ का एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिया और उस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ इसके लेंथ को आपने कंपेयर किया। तो जो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होता है, जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हो, तो वह जो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है वह मेजरमेंट कहलाता है। साथ ही साथ जो कंपेयर्ड वैल्यू आता है वह मेजरमेंट ही कहलाता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टिक, तो आप कहते हो कि 5.5 फीट। तो 5.5 फीट is the compared value of length in form of foot, तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हो, इसके डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहेंगे हम सभी, आप देख सकते हो। या देखिए मेजरमेंट को मैंने स्पष्ट किया है कि व्हाट इज मेजरमेंट। ये देखिए मेजरमेंट, तो मेजरमेंट को स्पष्ट मैंने इस प्रकार किया है, द प्रोसेस ऑफ comparison of a physical quantity with a standard value of it and the compared value both are known as measurement। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वह तुलना करने की प्रोसेस और जो तुलनात्मक मान है यानी कंपेयर्ड वैल्यू है, दोनों ही मेजरमेंट ही कहलाता है। ये तो जवाब मिला व्हाट इज मेजरमेंट। और अगला क्वेश्चन फिर सामने आ जाता है कि नीड ऑफ मेजरमेंट, व्हाई मेजरमेंट इज इसेंशियल इन फिजिक्स। मेजरमेंट फिजिक्स में अनिवार्य क्यों? अब इसकी जवाब आप देखें। अब इसके जवाब देखने के लिए आप ये देखो कि जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटेटिव स्टडी करना चाहोगे, तो क्या बिना मेजरमेंट के आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और यदि फिजिक्स के किसी भी बेसिक लॉ को वेरीफाई करना हो, जैसे मान लीजिए कि ओम्स लॉ का आप वेरीफाई करते हो, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कहते हो, आपको प्रूव करना पड़ता कि V प्रोपोर्शनल I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एस्टेब्लिश्ड। तो ये तो तब आप कर पाओगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करोगे और फिर उसके बीच में रिलेशन आप इस्टेब्लिश करोगे। अगर वह रिलेशन लीनियर इक्वेशन का है तो आप कहते हो कि दोनों प्रोपोर्शनल होगा। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो क्वांटिटेटिव स्टडी है या फिजिक्स के किसी भी बेसिक लॉ की जो वेरिफिकेशन है, उसके लिए मेजरमेंट अनिवार्य हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है। तो हम सभी क्या कहेंगे, बिल्कुल इसे भी हम सभी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए नीड ऑफ मेजरमेंट फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी एंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स मेजरमेंट इज इसेंशियल। यानी किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए और फिजिक्स की एक बेसिक लॉ की वेरिफिकेशन के लिए मेजरमेंट जो होता है वह क्या होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट वी कैन डू डैट, हम सभी इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जबकि हमने ये पढ़ा कि नीड ऑफ मेजरमेंट, ये भी क्लियर हो चुका है। अब अगला सवाल आता है कि जब हम मेजरमेंट करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, तो फिर उसको जो एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होगी, क्योंकि विदाउट यूनिट
ए फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एक्चुअल फॉर्म। बिना यूनिट के आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो, उसके लिए यूनिट की आवश्यकता होती है। देन व्हाट इज यूनिट? तो फिर यूनिट है क्या? आइए इसको हम सभी विचार कर लेते हैं। आप अगर एग्जाम्पल को देखोगे तो जैसे कि लेंथ के यूनिट मीटर है, लेंथ का यूनिट फुट है, लेंथ का यूनिट यार्ड है, लेंथ का यूनिट मील है। तो ये सभी यूनिट्स हैं। तो फिर ये सभी हैं क्या? तो मीटर को अगर आप सोचो तो मीटर जो है वह लेंथ का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू है? तो जिस स्टैंडर्ड वैल्यू के फॉर्म में आप लेंथ को आप मेजर करते हो। किलोग्राम क्या है? मास का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके फॉर्म में आप मास को कंपेयर करते हो। सेकेंड क्या है? टाइम का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके फॉर्म में आप टाइम को मेजर करते हो। तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि वह स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके फॉर्म में आप एक फिजिकल क्वांटिटी की कंपैरिजन करते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी की आप तुलना करते हो, वह स्टैंडर्ड वैल्यू है, उस क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। तो कैसे डिफाइन करें हम सभी? बिल्कुल आसान है, ये भी आप कर सकते हो यूनिट के बारे में। ये देखिए यूनिट ए स्टैंडर्ड वैल्यू इन फॉर्म ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड। ए स्टैंडर्ड वैल्यू in form of which a physical quantity is compared is known as unit of that physical quantity। यानी वह स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके रूप में एक फिजिकल क्वांटिटी को आप कंपेयर करते हो, वह स्टैंडर्ड वैल्यू ही उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हो मीटर लेंथ का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, किलोग्राम मास का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, सेकेंड टाइम का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो जितने भी यूनिट्स होते हैं सब के सब रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। ते तरह की व्हाट इज यूनिट। और फिर जब हम सभी यह जान चुके हैं कि व्हाट इज यूनिट, तो फिर हु डिराइव यूनिट? यूनिट को कौन डिराइव करता है? हु डिफाइन यूनिट? यूनिट को कौन डिफाइन करता है? तो किसी भी यूनिट को हम सभी डिफाइन नहीं करते, इसे इंटरनेशनल कमिटी डिफाइन करती है। और जिस कमिटी को हम सभी कहते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, इसका नाम आप कह सकते हो कि ए यूनिट इज डिफाइंड, या आप कह सकते हो डिराइव्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। और ये जो इंटरनेशनल कमिटी है इसका जो हेड क्वार्टर है वह फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उससे लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है सेवर्स, और सेवर्स शहर में ही इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर का हेड क्वार्टर है। तो यह जानकारी भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखें मैंने इस जानकारी को यहाँ पर एक्सप्रेस्ड कर दिया है कि ए यूनिट इज डिराइव्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इट्स हेड क्वार्टर इज इन सेवर्स नियर पेरिस इन फ्रांस। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यूनिट के क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसे तो हम सभी को जानना ही पड़ेगा। तो आइए हम सभी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट को डिस्कस करते हैं। यूनिट का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वह ये कि एक यूनिट जो होता है वह संबंधित फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी। इसलिए आप यहाँ देख सकते हो कि प्रॉपर्टी के लिस्ट में मैंने जो सबसे पहले जानकारी दिया है वो ये कि ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। यानी जो यूनिट होता है वह रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ये हम सभी जान चुके हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी आप देखिए, दूसरा है ए यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। यानी जितने भी यूनिट्स हैं वो सभी अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जब तक एक यूनिट वेल डिफाइंड नहीं होगा तो फिर उसकी सही यूज़ आप नहीं कर सकते हो। इसलिए यूनिट को अच्छी तरह डिफाइंड होना अनिवार्य होता है। ये उसका दूसरा प्रॉपर्टी, ए यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड।
अगला प्रॉपर्टी आप देखिए, ए यूनिट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज नाइदर टू स्मॉल नोर टू लार्ज इन कंपेरिजन टू द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। अब इसे आप कैसे समझोगे? जैसे मान लीजिए कि आपको इस मार्कर की लेंथ को बताना है, तो मार्कर की लेंथ को बताने के लिए आप किलोमीटर तो कभी नहीं चुनोगे। आप इस मार्कर की लेंथ को या तो मिलीमीटर में एक्सप्रेस करोगे या नहीं तो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि इस मार्कर की जो लेंथ है, यानी लेंथ जिसे हमें मेजर करना है, उसका क्या साइज है, उसके अनुरूप ही हमें यूनिट को चुनना पड़ता है। अगर लेंथ का साइज छोटा है तो लेंथ की छोटा यूनिट का ही हम यूज़ करते हैं, और अगर लेंथ बड़ा हो तो बड़ा यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे दो शहर के बीच के डिस्टेंस को आपको बताना है तो आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में तो नहीं बताओगे, आप वहाँ पर उसे किलोमीटर में बताते हो। तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी यूनिट का जो साइज़ है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, उसकी साइज़ के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ना तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है कि नाइदर टू लार्ज नोर टू स्मॉल, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, बल्कि मेजर्ड क्वांटिटी के साथ तुलनात्मक होना चाहिए, यह अनिवार्य है। अब अगला देखिए आप, ए यूनिट इज़ इनवेरिएबल। ये जो इनवेरिएबल वर्ड है, इस इनवेरिएबल का क्या मीनिंग है? इनवेरिएबल का अर्थ होता है जो नहीं बदलता है, उसे हम लोग इनवेरिएबल कहते हैं। तो इनवेरिएबल को क्यों हमने कहा कि यूनिट इज इनवेरिएबल? बिल्कुल, अगर यूनिट चेंज कर जाए, किसी भी पैरामीटर के चेंज करने से चेंज कर जाएगा तो अलग अलग प्लेस पर यूनिट अलग अलग हो जाएगा, टाइम बदलने से यूनिट बदल जाएगा। इसीलिए जो यूनिट होता है वह ना तो प्लेस के बदलने से चेंज होता है, ना टाइम के बदलने से, ना टेम्परेचर के बदलने से, ना प्रेशर के बदलने से। तो कोई भी पैरामीटर चेंज कर जाए लेकिन यूनिट का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए यह भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ए यूनिट इज इनवेरिएबल, द वैल्यू ऑफ ए यूनिट शुड बी नॉट चेंज बाय चेंजिंग एनी पैरामीटर्स लाइक प्लेस, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर etc। अब अगला प्रॉपर्टी आप देखें, ए यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एवरीवेयर। जो यूनिट है वह रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए प्रत्येक जगह के लिए। इसका मतलब ये हुआ जो यूनिट है उसकी हर एक जगह बिल्कुल मान्यता होता है, वह सर्वमान्य होता है। वह क्या होता है? सर्वमान्य होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड जोड़ दिया कि डेट इज मस्ट एसेसिबल, यानी उसकी मान्यता हर कोई देता है, यूनिट। तो यहाँ पर मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ को आपको बताया, यूनिट के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को बताया। तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। और अब हम सभी को जानकारी लेना है टाइप ऑफ यूनिट को। तो मेनली यूनिट्स जो हैं वह 2 टाइप के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि मेनली फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राफ्ट क्वांटिटी। तो बिल्कुल उसी तरीके से यूनिट भी मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। तो उस लिस्ट में पहला जो है वह आपका हो गया फंडामेंटल यूनिट। ये देखिए फंडामेंटल यूनिट हो गया पहला। तो फंडामेंटल यूनिट बहुत आसान है। कोई भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जैसे लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ के जो भी यूनिट्स होंगे वो सभी फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के जितने भी यूनिट्स होंगे वो सभी फंडामेंटल यूनिट होगा। तो जाहिर है कि डिफिनीशन तो बिल्कुल आसान है, आसानी से आप डिफाइन कर सकते हो। ए यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज नॉट कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि मीटर जो है यह लेंथ की यूनिट है, इसलिए फंडामेंटल यूनिट है। आप सेकेंड को कह सकते हो, सेकेंड या टाइम की यूनिट है, इसलिए यह भी फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए कोई फंडामेंटल क्वांटिटी का है। आप किलोग्राम को चुन सकते हो, आप केल्विन इस लिस्ट में ले सकते हो, केल्विन को, एम्पियर,
मिनट टाइम की यूनिट है। मिनट जो टाइम की यूनिट है, तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं सभी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। कुछ छात्र के दिमाग में यह कन्फ्यूजन आ जाता है कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है तो फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो लेंथ के जितने भी यूनिट्स हैं सब फंडामेंटल यूनिट होगा। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास के जितने भी यूनिट्स हैं सब फंडामेंटल यूनिट होगा। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है तो टाइम के जितने भी यूनिट्स हैं सभी फंडामेंटल यूनिट होगा। तो ये समझना होगा। कुछ छात्र ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो फंडामेंटल यूनिट भी 7 होंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अब आइए, अब हम सभी यह जाने कि व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? यह मैंने लिखा है, ए यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। तो बिल्कुल जैसे फंडामेंटल यूनिट को आपने डिफाइन किया, बिल्कुल यहाँ पर आप डिराइव्ड यूनिट को भी कर सकते हो। तो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं वह डिराइव्ड यूनिट्स हो जाते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट के लिस्ट में आप न्यूटन को ले सकते हो। न्यूटन फोर्स की यूनिट है। फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी, इसलिए वह एक डिराइव्ड यूनिट होगा। आप जूल को ले लो, अर्ग ले लो, डाइन ले लो, वोल्ट ले लो, कूलाम ले लो। तो जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उन सभी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। मान लो कि जूल में लिख देता हूँ, जूल, अर्ग, डाइन, न्यूटन, वोल्ट, कूलाम, etc। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी आपको होना चाहिए वो ये कि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है साइंस का वो यह बताता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर बट फंडामेंटल यूनिट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। और अब आइए मैं आप सभी से सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? अगर सिस्टम ऑफ यूनिट की बात किया जाए तो आपने 9th क्लास में कुछ सिस्टम को पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम। आखिर ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसमें क्या है? तो प्रत्येक सिस्टम ऑफ यूनिट में आप देखोगे कि यूनिट्स का एक ग्रुप है। वह यूनिट्स का एक ग्रुप होता है, वह समूह होता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत आराम से हम लोग कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स and derived units which are used in measurement is known as system of unit। वो system of unit कहलाता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है system of unit को। एक group of fundamental unit and derived units which are used in measurement is called system of units। अब आइए, ये जो system of units है इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ शुरुआत हुई और कौन सा पहला सिस्टम बना? तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था और इसलिए पहला जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, जिसे हम सभी FPS सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं FPS सिस्टम, ये भी आप जानिए। ये देखिए, तो जो पहला सिस्टम है वह है FPS सिस्टम और इसे हम सभी ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम।
तो फिर इस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है, यानी हम लोग कहेंगे कि यूनिट ऑफ लेंथ वह है फुट, जिसे हम सभी FT से संकेत करते हैं। और फिर यूनिट ऑफ मास की यूनिट है वह है पाउंड, इसे हम सभी LB के द्वारा संकेत करते हैं। और फिर यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट है वो है सेकेंड, इसे हम सभी S लेटर से संकेत करते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेंथ की यूनिट फुट, मास की यूनिट पाउंड और टाइम की यूनिट सेकेंड है, इसीलिए ये हो गया FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं FPS सिस्टम शॉर्ट में, नहीं तो इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद जो सिस्टम तैयार हुआ था वह है FPS इंजीनियरिंग सिस्टम, FPS इंजीनियरिंग सिस्टम। इस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो है, यूनिट ऑफ लेंथ ये फुट ही है, सिंबल FT आप जानते हो। यूनिट ऑफ मास नहीं, यूनिट ऑफ वेट। यहाँ पर मास को सेलेक्ट नहीं करके वेट को सेलेक्ट किया गया था। वेट जो है ये टाइप ऑफ फोर्स होता है और इसके लिए यूनिट चुना गया था पाउंडल, और इसका जो संकेत होता है वह होता है DLB, पाउंडल का संकेत। फिर यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट है, ये तो सेकेंड ही होता है, हर एक सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकेंड ही है और सेकेंड के स्मॉल s लेटर से डिनोट किया जाता है। तो FPS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ फुट, यूनिट ऑफ मास पाउंड, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। FPS इंजीनियरिंग सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ फुट, यूनिट ऑफ वेट पाउंडल और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। आप देख सकते हो ये जो FPS इंजीनियरिंग सिस्टम है इसमें मास आपको नहीं दिख रहा, इसीलिए क्योंकि जब यह सिस्टम तैयार किया गया था उस समय वेट को ही फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था, मास को डिराइव्ड क्वांटिटी उस समय माना गया था, इसलिए यहाँ पर वेट को चुना गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेट एक डिराइव्ड क्वांटिटी, आप ये याद रखोगे। इसके बाद जो सिस्टम आता है वो कहलाता है फ्रेंच सिस्टम। ये देखिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, और फ्रेंच सिस्टम में दो, क्योंकि फ्रांस में दो सिस्टम तैयार हुआ था। इस फ्रेंच सिस्टम में जो पहला है इसे कहा जाता है CGS सिस्टम, या इसे गॉस सिस्टम भी कहा जाता है, गॉस सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो CGS सिस्टम है जिसे कि गॉस सिस्टम भी कहते हैं, इसमें यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, सिंबल के लिए cm का आप प्रयोग करते हो। यूनिट ऑफ मास ग्राम, जिसे हम सभी स्मॉल g से संकेत करते हैं। यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, और इसके लिए स्मॉल s का प्रयोग किया जाता था। ये रहा CGS सिस्टम। और दूसरा जो सिस्टम तैयार हुआ था फ्रांस में वह कहलाता है MKS सिस्टम। इसे मैट्रिक्स सिस्टम भी कहा जाता है, मैट्रिक्स सिस्टम। SI सिस्टम भी मैट्रिक्स सिस्टम है, MKS सिस्टम भी मैट्रिक्स सिस्टम।
अब इस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ ये है आपका मीटर, जिसे एम लेटर से संकेत किया जाता है। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, स्मॉल के जी से संकेत किया जाता है। और फिर यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम समय की यूनिट सेकेंड। टाइम की यूनिट जो है वो हमेशा सेकेंड ही होता है, प्रत्येक सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकेंड ही होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम को हमने पढ़ा। दो और सिस्टम को हम सभी जान ले, उसमें से पहला है एमकेएसक्यू सिस्टम और दूसरा एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला सिस्टम आप देखें वह है एमकेएसक्यू सिस्टम, और इस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो है वह मीटर होता है, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड और यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। यह जो एमकेएसक्यू सिस्टम है, जब इस सिस्टम का निर्माण हुआ था उस समय चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था और इलेक्ट्रिक करंट को डिराइव्ड क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्ज के यूनिट को शामिल किया गया है, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को शामिल नहीं किया गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और आइए लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम, और वो है एसआई सिस्टम। तो अभी आपने जिन सिस्टमों के बारे में स्टडी किया, ऐसा है कि वो अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को यूज़ कर रहे थे। किसी कंट्री में सीजीएस, किसी में एमकेएस, किसी में एफपीएस। तो अलग अलग सिस्टम यूज़ होने के कारण से जो डिफरेंट कंट्री था एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में असुविधा होती थी, और फिर एक कंट्री के बुक को दूसरे कंट्री में शेयर नहीं किया जा सकता था, वहाँ पर कठिनाई होती थी। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1961 ईस्वी में जो सेवर्स शहर है, मैंने जैसा कि बताया जहाँ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, उसी प्लेस पर 4 बार 1961 ईस्वी में 4 बार साइंटिस्टों की मीटिंग हुई। और उस चौथा मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम हो जिसे वर्ल्ड के सभी कंट्री उसकी मान्यता दे, वह सभी के द्वारा एक्सेसिबल हो। और तब जाकर के एसआई सिस्टम का निर्माण शुरू हुआ। और 1961 ईस्वी में ही 6 यूनिट्स को एसआई यूनिट के रूप में मान्यता दिया गया। लेकिन 7वां यूनिट जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट है मोल, उसे 1971 में शामिल किया गया और एसआई सिस्टम 1971 ईस्वी से मान्य हो गया। तो ये जो एसआई सिस्टम आप देख रहे हैं, एसआई सिस्टम ये अप्रूव्ड हो गया था 1971 में, यानी उसी 1971 में यह मान्य हो गया था एसआई सिस्टम। और 1971 ईस्वी के बाद से अभी हम सभी एसआई सिस्टम में ही स्टडी करते हैं और पूरा वर्ल्ड अब एसआई सिस्टम में ही स्टडी करता है। तो एसआई सिस्टम जिसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं या डी यूनिट्स भी कहते हैं, इस सिस्टम में आप देख सकते हो यहाँ पर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स के, तो आप देखोगे इस साइड में सभी के नाम लिखे हुए हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ उस सब के एसआई यूनिट लिखे हुए हैं। तो लेंथ की जैसा यूनिट है मीटर, मास के एसआई यूनिट किलोग्राम, टाइम के एसआई यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर के एसआई यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के एसआई यूनिट कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के एसआई यूनिट मोल कहलाते हैं। और सभी के सिंबल भी आपको ब्रैकेट में दिए गए। तो मैंने आज के लेक्चर में एसआई सिस्टम तक मैंने आपको स्पष्ट कर दिया हूं, और मैं अगले भाग में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।